नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर 2025 मंगलवार है और हमारे सामने भारतीय कॉर्पोरेट और वित्तीय दुनिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां हैं। जी हाँ, काफी कुछ चल रहा है। आज के हमारे स्रोतों में शेयर बाजार की कुछ खास हलचलों से लेकर बड़े कॉर्पोरेट सौदों, सरकारी नीतियों में बदलाव और कंपनियों की रणनीतियों तक काफी कुछ शामिल है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन बिखरी हुई खबरों के बीच के पैटर्न को समझना और ये जानना कि भारतीय बिजनेस लैंडस्केप में असल में क्या चल रहा है। तो चलिए इन खबरों की तह तक चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। आज तो काफी एक्शन देखने को मिला। कुछ शेयर खास तौर पर नजर में रहे, जैसे दालमिया भारत। हाँ, दालमिया भारत निफ्टी मिड कैप 150 का हिस्सा है ये। इसमें करीब ½ % की बढ़त थी। 2429 रुपए के आसपास बंद हुआ। वॉल्यूम भी अच्छा था। हाँ, और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सेंटीमेंट काफी बुलिश है इसके लिए। मिड कैप में वैसे भी थोड़ी दिलचस्पी दिख रही है। अच्छा, लेकिन कुछ स्टॉक तो खबरों की वजह से बहुत ज्यादा उछले, जैसे वो एप्पल वाला रेडिंगटन। हाँ बिल्कुल। रेडिंगटन एप्पल का सप्लाई चेन पार्टनर है। आईफोन लॉन्च की खबर आई और शेयर सीधा 16% ऊपर, 280 रुपए पर। 16%। ये तो जबरदस्त है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स का सीधा असर पड़ता है हमारी कंपनियों पर। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक और शेयर है रिलायंस पावर। हाँ, आज 5% चढ़ा। ये थोड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि पिछले 3 महीनों में तो ये काफी गिरा था, करीब 30%। सही। हालांकि साल भर में देखें तो अभी भी 52% ऊपर है और जून तिमाही में प्रॉफिट में भी आई थी कंपनी। तो क्या ये एक टर्न अराउंड का संकेत है या बस एक दिन की तेजी? कहना मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल। रिलायंस पावर जैसी कंपनियों में मतलब उतार चढ़ाव तेज होते हैं। टर्न अराउंड के लिए तो लगातार अच्छे नतीजे देखने होंगे, कर्ज कम होना चाहिए। सही कहा। लेकिन ये दिखाता है कि बाजार का मूड मिला जुला है। एक तरफ रेडिंगटन जैसे इवेंट ड्रिवन स्टॉक हैं, दूसरी तरफ एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां। एशियन पेंट्स का क्या चल रहा है? वो अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से कुछ सुधरा है। हाँ, करीब 15% सुधरा है, पर एनालिस्ट की राय बटी हुई है। कुछ ब्रोकरेज अपग्रेड कर रहे हैं, पर वो CLSA अभी भी अंडर परफॉर्म ही कह रहा है। तो मतलब सावधानी बरतने की सलाह है बेबी। हाँ, लगता तो यही है। और आज ब्लॉक डील्स भी तो हुई हैं काफी। जी हाँ, कई सारी। दीपक नाइट्राइट, वी गार्ड, PB फिनटेक। स्टार हेल्थ की डील सबसे बड़ी थी, शायद करीब 300 करोड़ की। हाँ, स्टार हेल्थ वाली डील खास है। इतनी बड़ी रकम ये अक्सर किसी बड़े संस्थागत निवेशक, मतलब कोई बड़ा फंड, उसके खरीदने या बेचने का संकेत देती है। तो हो सकता है कोई बड़ा विदेशी फंड निकल रहा हो या कोई घरेलू फंड खरीद रहा हो। बिल्कुल, दोनों मुमकिन है। ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के ओवरऑल सेंटिमेंट पर भी असर डाल सकता है। मतलब ये पर्दे के पीछे बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं उसका इशारा देता है। ये रोज की छोटी मोटी हलचल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं ये डील्स। हाँ, कभी कभी ये बड़े ट्रेंड्स का इशारा करती हैं। ठीक है, तो बाजार में चुनिंदा शेयरों और बड़ी डील्स में एक्शन है। अब जरा जमीनी स्तर पर आते हैं, मतलब बड़े सौदे और प्रोजेक्ट्स। यहाँ भी कुछ दिलचस्प खबरें हैं। हाँ, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रा में। हाँ, और ये शायद आज की सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स में से एक है। सुजलॉन को जो ऑर्डर मिला है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से। हाँ, 838 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट का। ये इस फिस्कल ईयर का सबसे बड़ा है और सुजलॉन का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर। ये साइज ही बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर कितना जोर है अभी। और ये ऑर्डर किसी खास तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, FDRE ऐसा कुछ। हाँ, FDRE, फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? मतलब ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी जो भरोसेमंद हो, जरूरत पड़ने पर मिले, सिर्फ तब नहीं जब धूप हो या हवा चले। इसमें अक्सर स्टोरेज जैसे बैटरी या हाइब्रिड सिस्टम शामिल होते हैं, ताकि ग्रिड स्टेबल रहे। बिल्कुल, ये ग्रिड को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब हम रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। सुजलॉन का ये ऑर्डर इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। समझ गया। इसके अलावा L&T का भी नाम आ रहा है, बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। हाँ, L&T को भी काफी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। एक तो कुडुनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए यूनिट 5 और 6, और दूसरा वो बुलेट ट्रेन वाला, मुंबई अहमदाबाद। जी हाँ, ये दोनों ही बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं। ये दिखाता है कि देश में बड़े इंफ्रा पर फोकस जारी है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो या हाई स्पीड रेल। NCC लिमिटेड को भी बिहार में कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, NCC को बिहार में बरनार जलाशय बनाने का करीब 2090 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये भी पानी और कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे पर निवेश का ही हिस्सा है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में रिस्क भी तो होते हैं, देरी और कॉस्ट बढ़ने का। बिल्कुल सही कहा, रिस्क हमेशा रहता है। ऑर्डर मिलना एक बात है
और उसे समय पर और बजट में पूरा करना दूसरी चुनौती, ये देखना होगा। सही है। अब जरा कंपनियों की अपनी स्ट्रैटेजी और एक्सपेंशन प्लान्स पर नजर डालते हैं। यहाँ भी काफी हलचल है। एविएशन से शुरू करें। स्पाइस जेट और प्लेन लीज पर ले रही हैं। हाँ, स्पाइस जेट 8 और बोइंग 737 विमान लीज पर ले रही है। कुल मिलाकर 18 नए प्लेन हो जाएंगे। ये त्योहारी सीजन और विंटर शेड्यूल की तैयारी लग रही है। और इंडिगो भी तो नई फ्लाइट शुरू कर रही है। हाँ, इंडिगो मुंबई से कोपेनहेगन के लिए सीधी उड़ानें शुरू कर रही है और एजियन एयरलाइंस के साथ कोड शेयर समझौता भी किया है। तो एविएशन सेक्टर में रिकवरी और विस्तार दोनों दिख रहा है। अच्छा, और मेक इन इंडिया का क्या हाल है? शिपिंग और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खबरें थी। बिल्कुल, सरकार का वो लक्ष्य है ना 2030 तक ग्लोबल शिप बिल्डिंग में 5% हिस्सेदारी का, और शिप ब्रेकिंग के लिए भी 4000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम पर विचार हो रहा है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिखाता है। हाँ, और इसी तरह प्रीमियर एनर्जीज का टारगेट है कि FY27 तक अपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तिगुनी कर दें, करीब 10-11 गीगावाट। ये भी आत्मनिर्भर भारत और रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्यों से जुड़ा है। एक और सेक्टर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स। सुनने में आया है कि भारत में डेवलपमेंट कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है। हाँ, ये बात सही है, करीब $60 प्रति वॉट। और ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। जेफरीज का अनुमान है कि RIL, भारती एयरटेल, अदानी कॉनेक्स जैसी कंपनियां 2030 तक 35-40% कैपेसिटी पर हावी हो सकती हैं। मतलब आने वाले समय में डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की जरूरत बहुत बढ़ने वाली है। जाहिर है, खासकर AI और 5G के आने से। ऑटो सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। मारुति नई SUV ला रही है, विक्टोरिस। हाँ, विक्टोरिस। कीमत 10.5 लाख रुपए से शुरू है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का दावा है। मारुति मिड साइज SUV सेगमेंट में लीडर बनना चाहती है। और टाटा मोटर्स, वो EV पर फोकस कर रही है। हाँ, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक छोटे कमर्शियल वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रा बढ़ाने पर काम कर रही है। 13 चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये दोनों खबरें ऑटो सेक्टर के दो बड़े ट्रेंड्स दिखाती हैं, SUV में कंपटीशन और EV इकोसिस्टम का विकास। बिल्कुल, और ओला इलेक्ट्रिक का वो PLI स्कीम के तहत 400 करोड़ का दावा भी इसी EV पुश का हिस्सा है। अच्छा, अब आते हैं अधिग्रहण और निवेश पर। इन्फोसिस का वो बड़ा शेयर बायबैक 18,000 करोड़ का। हाँ, ये काफी बड़ा अमाउंट है और इससे वो बहस फिर तेज हो गई है कि कंपनियों को पैसा शेयरधारकों को लौटाना चाहिए या AI जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लगाना चाहिए। क्या लगता है आपको, ये सही कदम है? देखिए, ये एक क्लासिक डिलेमा है। बायबैक से शेयर की कीमत बढ़ सकती है, शेयर होल्डर्स को तुरंत फायदा होता है, लेकिन आलोचक कह सकते हैं कि ये पैसा AI रिसर्च, नए अधिग्रहण या टैलेंट पर खर्च हो सकता था, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इन्फोसिस शायद शेयर होल्डर्स का भरोसा बनाए रखना चाहती है। हाँ, मुमकिन है। मौजूदा माहौल में ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कंपनियां भविष्य के लिए पर्याप्त निवेश कर रही हैं? सोचने वाली बात है। खैर, एक अच्छी खबर फिनटेक स्पेस से आई है। जस्पे यूनिकॉर्न बन गई है। हाँ, जस्पे पेमेंट्स इंफ्रा फर्म है, 1 बिलियन वैल्यूएशन। ये दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट्स और उसके पीछे के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी ग्रोथ की काफी गुंजाइश है। ये भारत के फिनटेक सेक्टर की मजबूती का भी प्रतीक है। ये तो हुई कंपनियों की रणनीतियां, लेकिन इन सब पर सरकार की नीतियों और रेगुलेशंस का भी बड़ा असर पड़ता है। और हाल में खासकर GST को लेकर कई बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, GST काउंसिल की बैठकों के बाद कई बदलाव लागू हो रहे हैं और इनका असर उपभोक्ताओं और उद्योगों पर सीधा पड़ेगा। जैसे वो होटल वाला नियम, 7,500 रुपए तक के कमरों पर 5% GST लगेगा, लेकिन ITC नहीं मिलेगा। सही। इसका मतलब है कि बजट और मिड रेंज होटलों की कॉस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि वो चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। FHRI ने इस पर चिंता भी जताई है। और फूड डिलीवरी एप्स, जोमैटो, स्विगी, उनके डिलीवरी चार्ज पर अब 18% GST लगेगा, तो खाना ऑनलाइन मंगाना थोड़ा महंगा हो सकता है। लेकिन कुछ राहत भी तो मिली है, बीमा और टू व्हीलर्स पर। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से GST हटा दिया गया है। ये एक बड़ा कदम है। इससे बीमा सस्ता होना चाहिए। और मंत्रालय ने कंपनियों को कहा है कि फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। जी हाँ, और 350 सीसी तक के टू व्हीलर्स पर भी GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, तो मोटरसाइकिलें और स्कूटर सस्ते होने की उम्मीद है। हाँ, CCI ने ONGC पाइप टेंडरों में कथित कार्टेलाइजेशन मतलब गुटबाजी
के लिए जिंदल 100 और महाराष्ट्र सीमलेस पर जांच शुरू की है। ये दिखाता है कि रेगुलेटर कंपटीशन पर नजर रखे हुए हैं। और सेबी ने रीट्स को इक्विटी का दर्जा दिया है, इसका क्या मतलब है? रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इनको इक्विटी का दर्जा मिलने से इनकी लिक्विडिटी बढ़ सकती है, निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। शायद म्यूचुअल फंड्स वगैरह इनमें ज्यादा निवेश करें। तो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के लिए अच्छा है। हाँ, एक और रास्ता खुल सकता है। पॉलिसी फ्रंट पर एक और बड़ी खबर है, बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई का प्रस्ताव। हाँ, ये एक बड़ा संभावित बदलाव है। अगर लागू हुआ तो विदेशी बीमा कंपनियां भारत में बिना किसी भारतीय पार्टनर के आ सकेंगी। इससे सेक्टर में विदेशी पैसा, नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। लेकिन चिंताएं भी होंगी, घरेलू कंपनियों का क्या होगा? हाँ, वो चिंताएं भी हैं। छोटी घरेलू कंपनियों पर असर और पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा, ये सब देखना होगा। और एक दवा कंपनी के लिए झटका है, नोवार्टिस की हार्ट की दवा वाइमाडा का पेटेंट रद्द हो गया। हाँ, ये महत्वपूर्ण फैसला है। पेटेंट रद्द होने का मतलब है कि अब नैटको फार्मा जैसी भारतीय कंपनियां इसका सस्ता जेनरिक वर्जन बना सकेंगे। तो दवा ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल, इलाज का खर्च कम हो सकता है। ये दिखाता है कि पेटेंट कानून कैसे सीधे तौर पर दवाओं की उपलब्धता और कीमतों को प्रभावित करते हैं। तो रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रंट पर काफी कुछ चल रहा है, जिसका असर अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ेगा। अंत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीडरशिप और कुछ अन्य मिलीजुली खबरों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, गवर्नेंस एक ऐसा पहलू है जो आजकल निवेशकों के लिए बहुत मायने रखता है। इसी से जुड़ी एक चिंताजनक खबर टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी JLR से आई। साइबर हमले के कारण प्रोडक्शन रोकना पड़ा। ये साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे को दिखाता है। आजकल ये कंपनियों के लिए एक बड़ा ऑपरेशनल रिस्क बन गया है। JLR जैसी बड़ी कंपनी का प्रभावित होना दिखाता है कि कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और JLR में CEO भी बदले हैं। हाँ, PV बालाजी को नया CEO नियुक्त किया गया है। ये लीडरशिप में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। एक और मामला जहां गवर्नेंस का सवाल उठा वो है KRBL का। वहां एक स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा दिया। हाँ, और उसके बाद बोर्ड ने स्वतंत्र समीक्षा का आदेश दिया है। ये एक अच्छा कदम है। स्वतंत्र निदेशकों का इस्तीफा चिंताएं बढ़ाता है। ऐसे में स्वतंत्र समीक्षा से पारदर्शिता आ सकती है। मतलब बोर्ड गवर्नेंस को गंभीरता से ले रहा है। लगता तो यही है। और L&T हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहती है, घाटे की वजह से। हाँ, ये बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की चुनौतियों का एक और उदाहरण है। अक्सर अनुमानित लागत और रेवेन्यू के आंकड़े हकीकत से अलग होते हैं। L&T का बाहर निकलने का अनुरोध दिखाता है कि कभी-कभी कंपनियों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं, जैसे हेक्सावेयर को अच्छा ESG स्कोर मिला है। हाँ, S&P ग्लोबल से A3100 का स्कोर। ESG यानी इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब कंपनी सिर्फ मुनाफा नहीं देख रही। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी पर्यावरण, समाज और अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति भी जिम्मेदार है। ये निवेशकों, कर्मचारियों और ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करता है। और भारत फोर्ज के बाबा कल्याणी को भी कोई सम्मान मिला है। जी हाँ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा प्रतिष्ठित होली मेडल, ये भारतीय इंजीनियरिंग और लीडरशिप की वैश्विक मान्यता है। तो आज हमने भारतीय कॉर्पोरेट जगत की कई परतों को देखा, बाजार की नब्ज से लेकर बड़े सौदों और सरकारी नीतियों के असर तक, और कंपनियों के सामने गवर्नेंस की चुनौतियों और अवसरों तक। इन सब अलग अलग खबरों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? जो तस्वीर उभरती है वो एक बेहद गतिशील, मतलब तेजी से बदलते भारतीय बिजनेस परिदृश्य की है। एक तरफ आप देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिख रहा है, डेटा सेंटर्स का बूम, फिनटेक यूनिकॉर्न्स का बनना, AI में निवेश पर बहस। और दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर है। बिल्कुल, रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े निवेश, EV इकोसिस्टम का विकास, ESG पर बढ़ता फोकस, ये सब उसी दिशा में है। और साथ ही रेगुलेटरी माहौल भी बदल रहा है। हाँ, GST में बदलाव, CCI की सक्रियता, सेबी के नए नियम, FDI नीतियां, ये सब कारोबार करने के तरीके को बदल रहे हैं या कहें प्रभावित कर रहे हैं। तो कंपनियां इन बदलावों के बीच मौके तलाश रही हैं। हाँ, जैसे TBO टेक का अधिग्रहण या इंडिगो का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। लेकिन साथ ही उन्हें चुनौतियां भी मिल रही हैं, जैसे JLR की साइबर सुरक्षा वाली या L&T मेट्रो की प्रोजेक्ट व्यवहारिता वाली। ये एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जहाँ एक तरफ भारत डिजिटल और सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वहीं वैश्विक अनिश्चितताएं और घरेलू चुनौतियां भी मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियां इनोवेशन यानी नई खोज, ग्रोथ यानी विकास और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे साधेंगी,
ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है।